अपन संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में आज अपन संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में इसी कड़ी में संसाधनों का वर्गीकरण चल रहा था। संसाधनों का वर्गीकरण आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने मोटे मोटे रूप से संसाधनों का वर्गीकरण एक प्राकृतिक और मानवीय इस आधार पर बांटे थे। तो इसी कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण, जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण, इसका अध्ययन करेंगे। जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कुछ आधार मान करके संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे वितरण का आधार मान करके सर्वसुलभ है, सामान्य सुलभ है, विरल है, एक नव्यकरणीयता का आधार मान करके अक्षयशील, क्षयशील, इन संसाधनों को देखा था, इन संसाधनों का अध्ययन किया था। जिसमें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जिमरमैन के द्वारा जिमरमैन ने वितरण तथा आवर्ती के आधार पर, वितरण तथा आवर्ती के आधार पर, वितरण तथा आवर्ती के आधार पर, वितरण तथा आवर्ती के आधार पर संसाधनों को सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल तथा एकल वर्गों में बांटा। संसाधनों को जिमरमैन ने सर्वसुलभ, अपने एकल और विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनको जिमरमैन ने वितरण तथा आवर्ती के आधार पर संसाधनों को सर्वोत्तम, सर्वसुलभ, सामान्य, विरल तथा एकल वर्गों में बांट करके इसका एक दृष्टिकोण से उन्होंने संसाधनों का वर्गीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रमुख दो उपवर्गों में प्रस्तुत किया। इन्होंने दो उपवर्ग बनाए थे। एक तो मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि जिमरमैन ने जो संसाधन, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं और उन संसाधनों को जिमरमैन ने मुख्य रूप से जो आधार मान करके जिमरमैन ने वितरण तथा आवर्ती के आधार पर, वितरण तथा आवर्ती के आधार पर संसाधनों को सर्वोत्तर, अब ये सर्वोत्तर नाम आया, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वसुलभ संसाधन है। सामान्य सुलभ, सर्वोत्तर का मतलब ये है कि सर्वसुलभ संसाधन। इसमें अपन ने देखा था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? ये सर्वोत्तर या सर्वसुलभ संसाधन है जो सभी जगह मिल जाते हैं, सर्वोत्तर से प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी जगह। तो जिमरमैन ने ये बताया, जिमरमैन ने संसाधनों के वितरण तथा मात्रा तथा उसकी प्राप्ति की आवृत्ति के आधार पर भी संसाधनों को अपने अध्ययन किया था। चार वर्गों में विभाजित किया था: सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल। सर्वसुलभ, सामान्य, विरल और एकल। सर्वसुलभ में जब वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसका उदाहरण है। सामान्य सुलभ में कृषि योग्य भूमि, जल, पशु, ये एग्जाम्पल है। और सामान्य सुलभ में जैसे अपने आगे विरल में जो कहीं कहीं मिलती है, अपन ने देखा था कोयला है, खनिज तेल है, सोना है, चांदी है, यूरेनियम है। एकल संसाधन जो अपन ने देखा था केवल एकाध स्थान पर मिलते हैं, जैसे अपन ने देखा था ग्रीनलैंड में अपने क्रियोलाइट और नाइजीरिया में कोलंबाइट, ये सब क्या है? ये सारे एकल है, एकाध स्थान पर। इस प्रकार से जिमरमैन ने वितरण तथा आवर्ती के आधार पर संसाधनों को भी चार भागों में बांटा, चार वर्गों में बांटा। उसके पश्चात एक अन्य दृष्टिकोण से
इसके बाद में इन्होंने एक अन्य दृष्टिकोण से संसाधनों का वर्गीकरण करते हुए जिमरमैन ने 3 प्रमुख तथा 2 उपवर्ग, 3 तो मेजर प्रमुख और 2 इसके सब डिवाइडेशन उपवर्ग में संसाधनों को बांट करके बताया, प्रस्तुत किया। उनका यह वर्गीकरण उनके इस अनुभव पर आधारित था, इस अनुभव पर आधारित है कि लोग जैसे एकाकी तथा समूह है, इसमें दोनों ही समूह है, एकाकी लोग एकाकी हो या समूह हो, लोग संसाधनों के विकास के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। लोग संसाधनों के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, ये जिमरमैन का कहना है। जिमरमैन ने इन संसाधनों को मतलब जैसे लोग चाहे एकल हो चाहे उसका समूह में हो, संसाधनों के विकास के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। संसाधन जिमरमैन के अनुसार संसाधन के कुछ प्रकार बताए। जैसे नंबर 1, संसाधन जो निजी लाभ के लिए प्रयुक्त या शोषित होती है। संसाधन जो निजी लाभ के लिए प्रयुक्त या शोषित होती है, इनके प्रयोग में निजी तथा सामाजिक दृष्टिकोण के बीच, यानी कहने का मतलब इनके प्रयोग में निजी तथा सामाजिक दृष्टिकोण के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। संसाधन जो निजी लाभ के लिए प्रयुक्त या शोषित होती है, इनके प्रयोग में निजी तथा सामाजिक दृष्टिकोण के बीच में कोई भी संघर्ष नहीं होता है। नंबर 2, जिमरमैन ने जो एक दृष्टिकोण बताया था, उन्होंने संसाधन को किस प्रकार से डिफाइन किया। नंबर 2, संसाधन जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। संसाधन जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। नंबर 3, संसाधन जिनका उपयोग एकाकी या व्यक्ति तथा समाज, एकाकी व्यक्ति या समाज दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों आगे, एकाकी तथा समूह आगे, समूह समाज है, एकाकी व्यक्ति है, तो दोनों द्वारा किया जाता है। इन संसाधनों को भी इन्होंने क्या रखा, 2 वर्गों में उप विभाजित किया। इन संसाधनों को भी इन्होंने 2 वर्गों में उप विभाजित किया। कौन कौन से? जैसे प्रचुर आपूर्ति वाले संसाधन। इसमें प्रचुर आपूर्ति वाले संसाधनों में जिमरमैन ने इमारती पत्थर, एग्जाम्पल के लिए इमारती पत्थर, प्रचुर आपूर्ति वाले संसाधन अर्थात इमारती पत्थर, प्रचुर आपूर्ति वाले संसाधन जैसे इमारती पत्थर। नंबर 2, सीमित आपूर्ति वाले संसाधन, सीमित आपूर्ति वाले संसाधन जैसे हीलियम, नाइट्रोजन इत्यादि। सीमित आपूर्ति वाले संसाधन हीलियम, नाइट्रोजन। अब इसी कड़ी में जिमरमैन द्वारा संसाधनों के वर्गीकरण के कड़ी में अपन ने जैसे आधार माने थे, एक समाप्यता तथा वितरण के आधार पर आधार माना था अपन ने। जैसे वितरण के आधार पर सर्व, सुलभ, समान, सामान्य, विरल, एकल, एक नव्यकरणीयता के आधार माना था। इसी कड़ी में इसके अगला जो नव्यकरणीय के अगला आता है, इसमें 6शील और अक्षयशील, अपन ने 6शील और अक्षयशील संसाधन का अध्ययन पढ़ा था। इसी कड़ी में अगला चौथा आता है मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मानवीय उपयोग के आधार पर, मानवीय उपयोग के आधार पर, मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का
संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब ये मानवीय उपयोग कौन कौन से होते हैं? जैसे जिमरमैन ने मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, अर्थात मानवीय उपयोग के विचार से, मानवीय उपयोग के विचार से प्राकृतिक संसाधनों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अब ये 3 वर्ग कौन से? पहला है भोज्य पदार्थ, भोज्य फूड, अपने जिसको बोलते हैं भोज्य पदार्थ, जो खाने की वस्तुएं होती है, भोज्य पदार्थ। नंबर 2 होता है जैसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा माल, यानी मानवीय उपयोग के आधार पर। इसमें नंबर 1 भोज्य पदार्थ और नंबर 2 रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल, कच्चा माल। ये दूसरा हो गया, है ना, भोज्य पदार्थ और कच्चा माल, यानी कि इनको 3 वर्गों में बांटा है। तो तीसरा है शक्ति के संसाधन। कौन सा है? शक्ति के संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं। अब शक्ति के संसाधनों में एक तो परंपरागत है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये शक्ति के संसाधन। और एक जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय कह सकते हैं। तो अनवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा, ये क्या है? एनर्जी रिसोर्सेस। तो शक्ति के संसाधन, शक्ति से कोयला और पेट्रोल तो मेन है। इसके अलावा यदि देखें नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये अपने फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, मानवीय उपयोग के विचार से प्राकृतिक संसाधनों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 भोज्य पदार्थ, नंबर 2 कच्चे माल, नंबर 3 शक्ति के संसाधन। भोज्य पदार्थ जैसे फूड स्टेप्स क्या है? भोज्य पदार्थ। अब ये फूड स्टेप्स ये क्या है? स्टेप्स, ये भोज्य पदार्थ। अब इसको थोड़ा सा अपन डिफाइन करते हैं। भोज्य पदार्थ में क्या है? जैसे प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ है, प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ क्या है? अपन इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ में नंबर 1 प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ, जो वनों, जंगलों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। जैसे जंगली फल हो गया, नारियल हो गया, अपने जंगली केला हो गया, बेर या अपने जामुन, खजूर, जंगली अनार, जंगली आड़ू, खुबानी, ये सहतूत, जंगली अंजीर, ये अखरोट, ये चिलगोजा, ये क्या है? कंदमूल। ये सारे सारे प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ, अर्थात मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नंबर 1 भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ में सबसे पहला है प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ, अर्थात जो वनों, जंगलों से प्राप्त होते हैं, वनों, जंगलों आदि से प्राप्त होते हैं। जंगली फल है, नारियल है, जंगली केला है, बेर है, केत है, ये जो अपने बोलते हैं, जामुन है, खजूर है, जंगली अनार है, जंगली आड़ू है, जंगली ये जो अपने अंजीर बोलते हैं, जिसको अंजीर, खुबानी, सहतूत, अखरोट, ये चिलखोजा, ये जो बोलते हैं ना अपने चिलगोजा, और कंदमूल, यूं समझिएगा कंदमूल, ये सभी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति भोज्य पदार्थ। नंबर 2 कृषि उत्पादन द्वारा भोज्य पदार्थ, अर्थात भूमि, मिट्टी, जलवायु के उपयोग के द्वारा। कृषि उत्पादन द्वारा भोज्य पदार्थ, कृषि उत्पादन द्वारा भोज्य पदार्थ, यानी भूमि, मिट्टी, जलवायु के उपयोग के द्वारा, भूमि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा और जलवायु के द्वारा जो उपयोग के द्वारा प्राप्त होते हैं। जिसमें अनाज आ गया, आपने सारी अनाज में जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारे अनाज हैं। ये कौन से? ये अनाज है,
खाद्यान्न है। इसके अलावा जैसे चीनी है, क्योंकि गन्ने से बनती है, कृषि आधारित है, तो कृषि उत्पादन द्वारा भोज्य पदार्थ में सभी आएंगे। चीनी जो गन्ने और चुकंदर के पदार्थ से बनाई जाती है, तो चीनी इसमें सम्मिलित होगी, चीनी इसमें जरूर सम्मिलित होगी, तो चीनी आ गई। ये सब क्या है, ये क्या है, ये सारे सारे भोज्य पदार्थ बनाती है। और विशेष करके जो इसमें चीनी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ना कहाँ, गन्ना क्या है, गन्ना एक खेती है, तो इसमें जलवायु है, विभिन्न प्रकार के जो काम में ली जाती है। अब तीसरा कौन सा है, पेय पदार्थ। तीसरा है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ अर्थात चाय, कहवा जिसको कॉफी बोलते हैं, कोको, चाहे पेय पदार्थ, चाय, टी, कोको, कहवा, कॉफी। इसके बाद में शाक या शाक सब्जी चौथा, इसमें आलू, गोभी, वेजिटेशन में क्या आता है, आलू आता है, गोभी आता है, टमाटर आता है, ये हो गया। पांचवा क्या है, वनस्पति तेल, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली, तिल है, टोटल फसलें डालते हैं उसमें। सोयाबीन, मूंगफल, तिल, सरसों, अलसी, नारियल, ये नारियल का तेल आता है ना, इनका सब का तेल। कहने का मतलब ये है कि वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, नारियल आदि के तेल। इसके बाद में बागवानी से प्राप्त फल, बागवानी से प्राप्त फल, इसमें केला है, आम है, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खूबानी है, ये अलूचा है, अंगूर है, जैतून है, बादाम है, ये सारे सारे क्या है, ये बागवानी से प्राप्त, सारे सारे क्या है, बागवानी से प्राप्त, यानी कि बागवानी से, बाग से प्राप्त फल, केला, आम, सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, अलूचा, अंगूर, जैतून, बादाम, पिस्ता, काजू सब आ गए इसमें। इसके बाद है मसाले, इलायची, लौंग, जीरा, हल्दी, अदरक, यानी सब आ गई। इस प्रकार से अपन ने अभी तक जो भोज्य पदार्थ इनमें किया था। भोज्य पदार्थ में कई वर्ग है। फिर भोज्य खनिज, एक इनमें भोज्य खनिज ले लेते हैं। भोज्य खनिज में नमक, भोज्य पदार्थ में अपन ने अभी तक पढ़ा, पेय पदार्थ पढ़ा, खाद्यान्न पदार्थ पढ़ा, वनस्पति पर आधारित कुछ चीजें पढ़ी, फसलों पर आधारित कुछ चीजें पढ़ी, जिसमें मिट्टी है, जलवायु है, इन पर आधारित पढ़ी। लेकिन भोज्य पदार्थ में एक भोज्य खनिज भी है। भोज्य खनिज अर्थात उदाहरण है नमक, ये भोज्य खनिज में आता है। खनिज एक, नमक एक खनिज है और खाने के काम देता है, तो भोज्य में आ गया, तो भोज्य खनिज अर्थात नमक। अब कुछ इसी वर्ग में यदि चौथा लें और जो लास्ट और चौथा इसमें लें, तो जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। अपन चल रहे हैं भोज्य पदार्थ में, तो चौथा इसमें चार वर्ग है। चार वर्ग में जो लास्ट अपना चौथा है, इसमें जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, ये जो डेयरी पदार्थ हैं, सारे सारे जो डेयरी से निर्मित पदार्थ हैं, दूध और दूध से निर्मित वस्तुएं, दूध और दूध से, दूध, मक्खन, पनीर और डेयरी पदार्थ सारे आ गए। इसके अलावा मांस, अंडे, मछली, शहद, ये जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, अर्थात दूध, मक्खन, पनीर, ये तो आ गए डेयरी पदार्थ। और इसके अलावा मांस है, अंडे है, अपने शहद है, ये मछली है, मत्स्य, जो सबसे खाद्यान्न इकाई जंतुओं में। अब नंबर 2 आता है कच्चा माल। ये अपन ने अभी तक भोज्य पदार्थ देखा। कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स क्या है। इसी में भी 4 वर्ग हैं। कच्चे माल, रॉ मटेरियल में भी 4 वर्ग हैं। वनों से प्राप्त कच्चे माल, नंबर 1 वनों से प्राप्त कच्चे माल, नंबर 2 कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल, और नंबर 3 जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल, और नंबर 4 खनिज कच्चे माल, है ना। तो कच्चा माल में 4 हो गया। नंबर 1 वनों से प्राप्त, तो इसका मतलब लिख सकते हैं नंबर 1 वनों से प्राप्त,
नंबर 2 यानी कि वनों से प्राप्त कच्चे माल और कृषि द्वारा प्राप्त कच्चे माल और कृषि द्वारा उत्पादित और नंबर 3 जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल और नंबर 4 खनिज कच्चे माल मिनरल खनिज कच्चे माल। अब कच्चे माल में 4 वनों से प्राप्त कच्चे पदार्थ है ना, जो वनों से अपने को प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में। नंबर 2 कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल और नंबर 3 जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल और नंबर 4 खनिज कच्चे माल। इस प्रकार से 4 वर्ग हो गए कच्चे माल। अपना मेन टॉपिक है कच्चे माल, यानी कि मानवीय उपयोग के आधार पर भोज्य पदार्थ कच्चे माल ये अपने पढ़ रहे हैं। मानवीय उपयोग के आधार पर अपना आज का मेन टॉपिक है मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो 4 इसमें अपन ने वर्ग बांटे थे और 4 वर्गों में अपना जो भोज्य 3 वर्ग बांटे थे, भोज्य पदार्थ, कच्चा माल और शक्ति के संसाधन। भोज्य पदार्थ का अपन ने देख लिया, अब कच्चा माल का है और कच्चे माल में भी 4 है वनों से प्राप्त कच्चे माल। जैसे कठोर तथा कोमल विभिन्न प्रकार की लकड़ी होती है। कठोर तथा कोमल विभिन्न प्रकार की जो लंबड़ी अपने जो कोमल लकड़ी होती है, जो कठोर तथा कोमल विभिन्न प्रकार की लकड़ी से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सेमल की रुई, अपने रफैया तार के रेशे, गोंद, बिरोजा, रबर, बिरोजा बोलते हैं इसको, बिरोजा, रबर, वृक्षों का जो है मोम, वृक्षों का मोम, लाख, तेल, विभिन्न प्रकार के तेलों के बीज, तेल होते हैं ना उसके बीज, विभिन्न प्रकार के तेलों के बीज, कपूर है ना, ये जो जैसे प्राकों की छाल, करक छाल, विभिन्न प्रकार की छाल है। ये औषधियां बनाने की जड़ी बूटियां, पत्तियां, ये सारे वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल। अब दूसरा आता है कृषि द्वारा उत्पादित कच्चा माल। अब कृषि द्वारा जैसे विभिन्न प्रकार के रेशे हैं, कपास है, अपने सन है, पटसन है, हेम्स है और बागाती रबर है, तिलहन है, तिलहन बीज और इत्र निकालने के फूल, ये कृषि द्वारा हो। जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल में जंगली जंतुओं से प्राप्त ऊन, बाल, खाले, चमड़े के समूर, हाथी दांत की जो सींग होते हैं, हाथी दांत, सींग, चर्बी, तेल, ये सारे ये क्या है, ये सब जंतुओं द्वारा प्राप्त कच्चे माल है। जिसमें मछली का तेल भी आ गया, खाद जैसे गुआनो आ गया, खाद में मोती और स्पंज आ गया, इसमें पालतू जानवरों से प्राप्त ऊन, बाल, खाले, चमड़े, समूर और रेशम, ये सारे क्या है, ये इसमें सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल हैं। इसके बाद में खनिज कच्चे माल, जैसे लोहा धातु खनिज कच्चा माल है ना, खनिजों से, खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं, लोहा, तो खनिज कच्चे माल में लोहा धातु, जैसे लोहा मैंगनीज, लोहा ऐसे बोलते हैं अपने, ठीक है। एलोहा धातु में जैसे तांबा है, टीन है, शीशा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनियम है, ये एलोहा धातु होगी। और लोहा पूरक धातु में जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, ये लोहा पूरक होते हैं। लोहा पूरक धातु निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमाइट, ये सारे कुछ आणविक धातु होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये हो गए। और कुछ अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें गंधक है, पारा है, मैंगनीज है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, क्वार्टस है, ये अधात्विक हो गए। कुछ उर्वरक आधारित होते हैं जैसे नाइट्रेट है, पोटास है, ये तो अलग अलग वर्गीकरण है, तो लेकिन कच्चा माल सभी है, ये पोटास है,
फॉस्फेट है, ये सारे सारे खनिज कच्चे माल में आते हैं, खनिज कच्चे माल में। तीसरा इसमें शक्ति का संसाधन, शक्ति के संसाधन, पावर रिसोर्सेज बोलते हैं इसको, पावर्स रिसोर्सेज, पावर शक्ति के संसाधन, यानी कि इसमें विनष्टशील संसाधन कुछ तो, जैसे लकड़ी, पीट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अल्कोहल, ये सारे के विनष्टशील है, ये खत्म हो जाते हैं। तो ये शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण है। एक अविनष्टशील होता है जिसमें पवन ऊर्जा, पवन जो मील चलाने के लिए, जिसको बोलते हैं हमें पवन मील चलाने के लिए, तो ये पवन आधारित होती है, पवन जिसको बोलते हैं हमें शक्ति के संसाधन दो वर्ग होंगे, एक तो विनष्टशील, और विनष्टशील में अपने जैसे लकड़ी के चारों प्रकार हो गए, पीच सबसे घटिया प्रकार का होता है, जो लकड़ी एक प्रकार का लकड़ी होती है, तो लकड़ी, और लकड़ी का दूसरा जो रूप होता है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है, ये सारे अल्कोहल है, ये क्या है, विनष्टशील है। अविनष्टशील में इसके ऑपोजिट, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु से निर्मित जो ऊर्जा होती है, जैसे पवन जिसको बोलते हैं, पवन मील चलाने के लिए काम आती है। बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल है ना, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। और ज्वार भाटा है, और भौमिकीय ताप, सौर्य ताप, यानी भूतापीय और सौर ऊर्जा बोलते हैं इसको, भौमिकीय ताप और सौर्य ताप, यह। तो इस प्रकार से शक्ति के संसाधनों में विनष्टशील और अविनष्टशील दो प्रकार होते हैं, विनष्टशील और अविनष्टशील। अब यदि देखें तो अपन ने मोटे मोटे रूप से जो अपन ने बांटे थे मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जिम्मरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण है वो वितरण तथा आवर्ती के आधार पर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मानवीय, जिम्मरमैन ने इसमें वितरण तथा आवर्ती के आधार पर मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया, जिसमें भोज्य पदार्थ है, कच्चा माल है, शक्ति के संसाधन है। इस प्रकार से अपन ने कुछ इसके वर्ग बांट करके संसाधनों का वर्गीकरण, और विशेष करके जिम्मरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। इस वीडियो के माध्यम से अपन ने कुछ जानकारी ली, कुछ इसी के साथ में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित नहीं है, असीमित है, बढ़ती जाती हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, जबकि प्राकृतिक संसाधन असीमित है। यानी कि 20वीं सदी में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा मानव ज्ञान एवं विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति के कारण प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में वृद्धि होती गई। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, भविष्य में संसाधनों के विलोप के रूप में प्रकट होना। भविष्य में संसाधनों के विलोप के रूप में प्रकट होगा। आज सबसे बड़ी समस्या मानव की असीम आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच निरंतर संघर्ष की है। माल्थस ने तो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री था, उन्होंने जनसंख्या की जो ज्यामितीय रूप से वृद्धि और पोषणीय संसाधनों की जो गणितीय वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों की न्यूनता का सिद्धांत भी अपने प्रस्तुत किया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के संरक्षण का विचार कोई नया नहीं है, संसाधनों के संरक्षण का विचार कोई नया नहीं है। वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण संभव भी है। पूंजी तथा उपकरणों की सहायता से संसाधनों को न्यूनता की समस्या को हल किया जा सकता है। संसाधन में संरक्षण शब्द कंजर्वेशन का प्रयोग सर्वप्रथम है वो 1907 ईस्वी में अमेरिकी वन विभाग द्वारा एक अधिकारी गिफोर्ड पिंचोट ने किया था। इससे पूर्व 1861 ईस्वी में विलियम पेन ने और 1828 ईस्वी में प्रेसिडेंट जॉन एडम ने वन संरक्षण के विकास के आदेश में दिए थे। संरक्षण का अर्थ है सुरक्षित रखना होता है। इसका आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है और जिससे ये भविष्य में उपलब्ध हो सके। कुछ अपने इसमें संसाधनों के जिम्मरमैन ने बहुत अच्छी परिभाषा भी दी थी संसाधनों के संरक्षण के लिए, और इससे
यदि अपन संसाधनों के संरक्षण के बारे में यदि देखें तो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने संसाधनों का वर्गीकरण भी देखा और संसाधनों के संरक्षण के बारे में यदि देखें तो इसमें जिमरमैन ने संसाधनों के संरक्षण के बारे में एक परिभाषा की थी। जिमरमैन द्वारा संसाधनों के संरक्षण के बारे में एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है। जिमरमैन के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए जिमरमैन एक परिभाषा दी थी संसाधनों के संरक्षण के संबंधित, क्योंकि आज का टॉपिक अपना जिमरमैन के द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण है। तो संसाधनों के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जिमरमैन ने एक परिभाषित किया था। अकॉर्डिंग टू जिमरमैन क्या कहता है? जिमरमैन के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई भी विधि संरक्षण कही जा सकती है, ये जिमरमैन ने कहा था। तो जिमरमैन की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है संसाधनों का संरक्षण। तो आज अपन जिमरमैन के संसाधनों का वर्गीकरण और उनकी कुछ जो मुख्य रूप से मानवीय उपयोग आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको अपन ने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जानने की चेष्टा की। और इसी कड़ी में अगले वीडियो में अपने अगला टॉपिक लेकर जाएंगे। इस वीडियो में इस टॉपिक पर इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।